स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है संघीय तथा एकात्मक सरकार में अंतर। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये वीडियो मेरा बनाने का मेन मकसद क्या है। मेरे पास कई दिनों से पर्सनली व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे मैसेज आ रहे थे कि सर आप एक बार संघीय सरकार के बारे में अच्छे से समझा दीजिए। कुछ बच्चों के ये भी मैसेज थे सर एकात्मक सरकार के बारे में बता दीजिए। तो मैं उन्हीं सब बच्चों के मैसेज को एक करके आज मैं एक साथ संघीय सरकार तथा एकात्मक सरकार के बीच अंतर या तुलनात्मक विशेषताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों काफ़ी सोचने और समझने के बाद आज हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जो टॉपिक आज मैं यहाँ से चूज़ करके लाया हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर मन लगा करके पढ़ लिए तो आपका संघीय तथा एकात्मक सरकार हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो साथियों पढ़ाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग पढ़ो और तुरंत की तुरंत वो चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। और एक चीज़, बहुत सारे लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी जब भी हमारे द्वारा वीडियो बनाई जाए वो सारी वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक इसे शेयर ज़रूर करें। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समय बर्बाद ना करते अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक है हमारा संघीय एवं एकात्मक सरकार की तुलनात्मक व्यवस्था, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला देखो, आपको एक तरफ दिख रहा होगा संघीय सरकार तथा एक तरफ दिख रहा है एकात्मक सरकार। क्लियर दोस्तों? संघीय सरकार को हम लोग दोहरी सरकार भी कहते हैं। दोहरी सरकार का मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय सरकार होती है और एक क्षेत्रीय सरकार होती है, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार। क्लियर? दूसरा एकात्मक सरकार। दोस्तों एकात्मक सरकार क्या होती है, यहाँ पर सिर्फ एक एकल सरकार राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही राष्ट्रीय सरकार होती है और वही चाहे तो अपनी क्षेत्रीय सरकार बनाएगी, नहीं तो क्षेत्रीय सरकार नहीं बनेगी। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा हमारे भारत में दोहरी सरकार है। दोहरी सरकार का मतलब केंद्र के पास अपनी अलग शक्ति है और राज्य के पास अपनी अलग शक्ति है। लेकिन और जैसे कई देशों की बात करें, जैसे फ्रांस की, ब्रिटेन की, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एकल सरकार देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संघीय सरकार का अपना एक लिखित संविधान होता है। क्या होता है दोस्तों? लिखित संविधान। हमारे भारत देश में आप देखोगे तो क्या पाया जाता है, हमारे भारत देश का एक अपना लिखित संविधान है। दूसरा है संविधान लिखित भी हो सकता है या अलिखित भी। दोस्तों एकात्मक सरकार में यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, संविधान इनका लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। जैसे आप देखोगे फ्रांस का जो संविधान है वो लिखित है और जो ब्रिटेन का संविधान है वो क्या है, अलिखित है। तो दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना, ब्रिटेन का जो संविधान है वो क्या है, अलिखित संविधान है। क्लियर? आगे है राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन। देखो दोस्तों अभी मैंने शुरू में जब आपको पहला टॉपिक बताया था दोहरी सरकार, तो आपको मैंने बताया था राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार दो सरकार पाई जाती है। मतलब अगर हम कहें राष्ट्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार को हम कह सकते हैं राज्य सरकार। इनकी दोनों की जो शक्तियां हैं दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हुई है, बटी हुई है, विभाजित है। लेकिन वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एकात्मक सरकार में शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता है, समस्त शक्तियाँ राष्ट्रीय सरकार में निहित होती है। दोस्तों क्या देखने को मिला यहाँ पे कि जो सारी शक्तियाँ होती है वो सिर्फ किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। और और जो छोटे छोटे स्तर की सरकारें होती हैं उनके पास कोई शक्ति नहीं होती। या तो आप कह सकते हैं वहाँ पे क्या है, शक्तियों का विभाजन नहीं है, संपूर्ण शक्तियाँ किसके पास है, केंद्र में निहित है। आगे है संघीय सरकार में क्या देखने को मिलता है, संविधान की सर्वोच्चता देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे संविधान क्या होता है, सर्वोच्च होता है। मतलब सब संविधान यहाँ पे क्या होता है, सर्वोच्च होता है। वहाँ पे क्या है, एकात्मक सरकार में संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब ये मानते भी इनके यहाँ पे क्या माना जाता है, संविधान सर्वोच्च भी और नहीं भी है। जैसे कि जापान और ब्रिटेन में देखेंगे, जापान में सर्वोच्च है लेकिन ब्रिटेन में सर्वोच्च ही नहीं है। ब्रिटेन में जैसे राजा कह देगा वैसी वहाँ की बात मानी जाती है। आगे देखते हैं, संघीय सरकार में कठोर संविधान होता है। मतलब जो रूल बनाए जाते हैं वो सबके लिए होते हैं, लोगों को उसे मानना ही पड़ता
है। एकात्मक सरकार में क्या है, संविधान कठोर भी हो सकता है, लचीला भी हो सकता है। फ्रांस में देखोगे दोस्तों तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कठोर है, लेकिन ब्रिटेन में देखोगे तो लचीला है। कैसे लचीला है? जब भले ही संविधान है उनका, लेकिन लिखित तो संविधान तो है नहीं, अलिखित संविधान है। वो तो राजा के ऊपर है, जैसे मन करता है राजा उसी हिसाब से अपना काम करता रहता है। अगला है संघीय सरकार में न्यायपालिका जो होती है स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र का मतलब दोस्तों कि ये किसी के कंट्रोल में या किसी के पक्ष में न्याय नहीं करते। अगर कोई सोचे कि न्यायपालिका हमारे पक्ष में न्याय करे और वो उसको सज़ा मिलने वाली हो, मतलब यह कह सकते कसूरवार हो, तो न्यायपालिका उसके पक्ष में न्याय नहीं करेगी। मतलब गरीब हो या अमीर, न्यायपालिका जिसके पक्ष में जाएगी जो बिल्कुल सही होगा। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं न्यायपालिका किसी के पक्ष में जानबूझ करके गलत तरीके से न्याय नहीं करती है। हमारे भारत की न्यायपालिका संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अगला है एकात्मक सरकार में न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है, नहीं भी। मतलब यहाँ के लोग जैसे चाहेंगे वैसे ही न्यायपालिका को अपने कंट्रोल में कर करके चलते हैं। अगला है संघीय सरकार में द्विसदनीय विधायिका। दोस्तों द्विसदनीय विधायिका का मतलब होता है यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा। हमारे देश में द्विसदनीय व्यवस्था है। लोकसभा और राज्यसभा, आपको अच्छे से पता होगा कि कोई कानून बनाया जाता है तो लोकसभा से राज्यसभा जाता है या राज्यसभा से लोकसभा आता है। दोनों सदन से पास होने के बाद जो भी पास होता है नियम और कानून, वही आगे जा कर के संशोधन होता है, अधिनियम होता है, कुछ भी आप कह सकते हैं बनाया जाता है। लेकिन एकात्मक सरकार में देखेंगे विधायिका द्विसदनीय भी हो सकता है और एक सदनीय भी। कैसे? अगर हम वही नज़र डालते हैं ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में 2 सदन पाए जाते हैं, लेकिन वही अगर हम डालते हैं नज़र चीन में, तो चीन में एक ही सदन पाया जाता है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों यहाँ से आपके यहाँ पर हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना है, ठीक है? और हम कभी भी कन्फ्यूज अगर किसी भी टॉपिक पर आपको लगे कि हाँ हमें इस टॉपिक पर कन्फ्यूजन है, तो आप हमें पर्सनली नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेरा लिखा होगा, आप उस पर मैसेज करके मुझे बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दिया करूँगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।